देखो यहाँ पे जो पहले हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे, और तुम लोग गौर करना इस बात को, पहले तो खोल लो जल्दी से फटाफट। और ये सब जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये मुद्दा 4-5 साल का मुद्दा है, क्योंकि सिविल सर्विस में 5-6 साल का पूछा जाता है करंट अफेयर जो मुद्दा है, जो चल रहा है। किसी को लगता है कि 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके हम सिविल सर्विस निकाल लेंगे, तो नहीं होने वाला चीज़ है, ये बात जान लो। इसीलिए बहुत सारा ऐसा जो पहला स्पेशली करंट अफेयर्स में जो चीज़ रहेगा शुरू में, वो पुराना इशू सब दिया जाएगा। तो यहाँ पे हूबहू ऐसा ही चीज़ दिया गया है। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, मैंने हर समय कहा है तुम लोग को कि बहुत सारा आइलैंड डिस्प्यूटेड है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? जापान और तुम्हारा रसिया के बीच में। जापान और रसिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड जो है वो उसको बोलते हैं कुरिल आइलैंड बोलते हैं। देख सकते हैं कुरिल आइलैंड दिख रहा है तुमको, इसलिए जापान और रसिया लिखा गया है। अब डोगडो आइलैंड यानी कि इसी को बोलते हैं तकिशिमा आइलैंड, ये तुम्हारा किसके बीच में? जापान और साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, समझे। सेंकाकू आइलैंड देखो, सेंकाकू आइलैंड भी तुम्हारा जापान और चाइना के बीच में है। और इसमें देखो, ये तो चलो ठीक है, सेंकाकू आइलैंड बोलो, ठीक है, चाहे तकिशिमा आइलैंड बोलो, कुरिल आइलैंड, सब डिस्प्यूटेड आइलैंड है। यानी कि एक कंट्री क्लेम कर रहा है कि मेरा है, दूसरा कंट्री क्लेम कर रहा है कि मेरा है। तो बहुत लंबा समय से, ये अभी से नहीं, बहुत 50-60 साल से ही या उससे पहले भी हिस्ट्री में भी ये डिस्प्यूटेड ही रहा है, ये जगह सब बात समझे। इसलिए यूपीएससी का 2021 का पेपर देखोगे ना, तो मैच द कलम में पूछा गया था ये चीज़, समझे। तो इस चीज़ को हल्का नहीं लेना है। और ये मुद्दा अरे पूछता है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा। यूँ छोटा है, कीड़ा मकोड़ा है यूपीएससी के सामने में, हम भी कुछ भी पूछ सकता है, पूरा लिबर्टी है पूछने का। समझ में आ गया। बट इसके साथ मैं कुछ और बताना चाहूँगा। 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन पता है तुम लोग को? जहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड है और तुम्हारा पारासल आइलैंड है। चाइना जो क्लेम करता है 9 डैश लाइन को, सुनो अच्छे से क्या बोल रहे हैं वो, बहुत ही, अब वो चाइना जानते हो कि अपना बोलता है कि हमारा ये जगह है। साउथ चाइना सी पे हथियाता है ना, साउथ चाइना सी पे वो 9 डैश लाइन को क्लेम किया है। और इस चीज़ को लेके जो पीसी है, परमानेंट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन, उसने कहा कि नो, आप यू कांट क्लेम 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन मतलब जो साउथ चाइना सी है उसमें 9 डैश कर दिया ऐसे करके, और एक रेखा बना दिया ऐसे करके, पल्स बना दिया गया है, माला बना दिया गया है। और उस बीच में जो 2 इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है, वो एक स्प्रैटली आइलैंड है और एक पारासल आइलैंड है। तो उस चीज़ को लेके भी डिस्प्यूट होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिस्प्यूट होता है? क्योंकि हम यदि इंडोनेशिया का 200 नॉटिकल माइल चेक करें तो वो फिर उसमें आ जाएगा, 9 डैश लाइन में आ जाएगा। जब, क्योंकि हम जानते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल वाटर, और यदि किसी कंट्री में, जैसे मान लो कि इंडिया और श्रीलंका में 200 नॉटिकल माइल नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत क्लोज्ड है, तो ये दोनों कंट्री के बीच में समझौता होगा कि कहाँ तक आपका वाटर, कहाँ तक मेरा वाटर। और हम जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या होता है कि फिशरमैन कभी कभी टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करके उधर चला जाता है और उसका फिशरमैन भी इधर चला आता है, तो पकड़ा जाता है लोग सब। तो उसके लिए जब आपका 200 नॉटिकल माइल्स का जब व्यवस्था नहीं है, तो 2 कंट्री को बैठ के सुलझाना पड़ता है। सिमिलरली स्टूडेंट, यदि तुम इस कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे देखोगे तो जो 9 डैश लाइन जो क्लेम कर रहा है, तो चलो ठीक है, देखो चाइना का है नहीं, वो चाइना है भी नहीं चाइना का, क्योंकि उसके अगल बगल देखो ना कंट्री कौन सा है, वियतनाम है, वो तुम्हारा देखो वहाँ पे फिलीपींस है, नीचे देखो तुम्हारा मलेशिया है। तो ये सब काम मार के ना वो खुद अपना वो बोल रहा है, और ये लोग भी ज़्यादा बोलता नहीं है क्योंकि बहुत सारा कर्जा लेके बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, समझ गए। ये भी एक इंटरनेशनल इशू है। दूसरा देखो, मलाक्का स्ट्रेट दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा व्यापार होने वाला जगह जो है वो मलाक्का स्ट्रेट है। छोटा जगह दिखेगा तुमको, देखो मलाक्का स्ट्रेट लगभग तुम्हारा 300 किलोमीटर का लेंथ है, लगभग याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा किसके बीच में है? मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशियन जो आइलैंड है सुमात्रा का, उसके बीच का हिस्सा है, बहुत छोटा है। लंबाई कितना है? 300 किलोमीटर का, सॉरी 900 किलोमीटर का। बट तुम देखोगे, यदि डेप्थ देखोगे, इसका डेप्थ बहुत कम है, गहराई जो होता है ना, डेप्थ मतलब तुमको 2.8 किलोमीटर का ही वाइड दिखेगा तुमको, बहुत छोटा है। अब देखो, हाँ सॉरी, चौड़ाई है, चौड़ाई, डेप्थ नहीं है, डेप्थ तो 25 मीटर का होगा, यानी कि 2.8 किलोमीटर का ही वाइड है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ तुम्हारा 25 मीटर का है। जब 25 मीटर का डेप्थ है, तो इसलिए जो बड़ा बड़ा जो आता है जहाज सब, लार्जेस्ट शिप, वो ठीक से स्टैंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये बहुत दिन से मांग था, या ये बहुत दिन से बात था कि अब यहाँ पे ना मलाक्का स्टेट में बड़ा बड़ा शिप जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि डेप्थ होना चाहिए बड़ा शिप के लिए। इसलिए क्रू स्ट्रेट, क्रू मतलब यहाँ पे तुम्हारा ऊपर वाला जो गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है ना तुम लोग को फिगर में,
गल्फ ऑफ थाईलैंड से ऊपर तुम्हारा क्रू स्टेट बनाने का बात था, जो कि आदमी खुद ही बनाएगा, कंट्री बनाएगा, नेचुरल नहीं है वो। तो वहाँ पे चाइना इंटरेस्टेड था कि हम बनाएंगे, क्रू कनाल बनाएंगे, क्रू कनाल जिसको बोला जाता है, इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए। और ऐसे भी जानते हो कि सबसे जो बिजिएस्ट रूट है वो मलाक्का स्ट्रेट ही है सबसे, क्योंकि लगभग तुम्हारा 60 से 70% जो व्यापार होता है इसी जगह से होता है। तुमको मैप में भले ही ऐसे दिखे, मैं जानता है ना, एशिया से जो सामान जाता है वहीं से जाता है, ऐसे करके उधर जा रहा होता है, समझे। तो ये विषय है। दूसरा देखो, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है स्टूडेंट। अरे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया ना कि रिपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना और 6.5 कर दिया। स्टूडेंट याद करो तुम लोग कि एक टाइम में लॉन्ग टर्म रिपो रेट था, लॉन्ग स्टैंडिंग रिपो रेट, यानी कोविड के टाइम में केवल 4% रखे थे, तो उस हिसाब से भी 6.5 हुआ। 6.5 मतलब 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। और इस बार और बातचीत था कि और हम 0.5 बेसिस बढ़ाएंगे, 0.25 बढ़ाएंगे, बात समझे, वही बढ़ा दिया गया है। अब इस चीज़ को लेके एमपीसी के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हुआ है। एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें भी जानते हो, उसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, 6 मेंबर होते हैं। 8 यदि टाई हो जाए तो बिल्कुल गवर्नर का जो वोट है वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यदि 3 इधर है 3 इधर है और जिस साइड में गवर्नर है उस चीज़ को माना जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो फिर भी 0.5 बढ़ा दिया गया। अब देखो रिपो रेट जितना बढ़ेगा तो उतना ही लोन महंगा हो जाएगा, जान रहे हो ना, क्योंकि टाइट करना होता है। रिपो रेट बढ़ने का मतलब होता है कि टाइट होना, और आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, उतना ही महंगा हो जाएगा। और देखो एसडीएफ क्या है, तुम लोग जानते हो कि रिवर्स रिपो रेट अब बाबू थ्योरी में ही रहा। रिवर्स रिपो रेट का नाम चेंज कर दिया गया, एसडीएफ कर दिया गया। फुल फॉर्म देख लेना, अभी वहां पे देख लो फुल फॉर्म। रिवर्स रिपो रेट बताते हैं तुम लोग को, रिपो रेट होता है, रिवर्स रिपो रेट होता है। तो रिवर्स रिपो रेट का अब नाम चेंज कर दिया, उसका एसडीएफ लिख दिया गया। देखो फुल फॉर्म जरा देखो स्टूडेंट, हाँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रिवर्स रिपो रेट का नाम क्या रख दिया गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लिख लो कॉपी में, ठीक है। ये हाल फिलहाल में 6 महीना पहले या अभी 4-5 महीना पहले चेंज हुआ है ये नाम। अदरवाइज किताब में अभी भी टेक्स्ट बुक में रिवर्स रिपो रेट ही लिखा जाता है। अब देखो क्या, तो क्यों चेंज किया गया, याद करो अच्छे से स्टूडेंट, याद करो। तुम लोग को जब लेक्चर 1 में हम बताए थे कि रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में, तो याद करो रिवर्स रिपो रेट में देखो याद करो कि अपना SLR CRR होता है ना, जिसमें गारंटी रखना पड़ता है, कुछ चीज़ रखना पड़ता है। तो एसडीएफ में क्या है कि अब गारंटी नहीं देगा। जैसे मान लो कि एसडीएफ के हिसाब से क्या होगा कि बैंक पैसा डिपॉजिट करेगी। रिवर्स रिपो रेट में यही ना हो रहा था कि बैंक अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा कर रहा था और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट खा रहा था। तो अब यहाँ पे कोई ये गिरवी नहीं रखने वाला है। आरबीआई इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कोलेट्रल। अब कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है, पहले कोलेट्रल था, अब कोलेट्रल वाला व्यवस्था कुछ नहीं है एसडीएफ में, यानी कि रिवर्स रिपो रेट में कोलेट्रल वाला बात ही नहीं है। पहले ये कोलेट्रल के रूप में यूज़ किया आता था, समझे, ये कोलेट्रल नहीं होगा। तो कितना है अभी एसडीएफ कितना है, यानी कि रिवर्स रिपो रेट कितना है 6.25। और हमने हमेशा कहा है स्टूडेंट कि रिपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवर्स रिपो रेट, क्योंकि अब रिवर्स रिपो रेट को ज़्यादा कर दोगे तो बैंक तो बैठे बैठे कमा लेगा। फिर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो रेज योर हैंड। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। देखो वहाँ पे एमएस पे क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना है और बैंक रेट कितना है 6.75। क्यों जानते हो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के समय में यूज़ करने वाला चीज़ है ना। आज जब आपको ओवरनाइट लेंडिंग करना पड़े तो उस समय आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और यही चीज़ ट्रांसलेट होना चाहिए बैंक के इंटरेस्ट रेट में। अब बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना होगा 6.75, क्योंकि 6.5 हुआ है ऊपर से, तो ये इट मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू, और बैंक को कुछ कमाना भी है तो इसलिए 6.75, तो 0.25 कमाएगा बैंक अपना। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। समझा क्या होता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। यदि रिपो रेट में जो कर रहे हो उसका असर आपका इंटरेस्ट रेट में पड़ना चाहिए। और यदि मान लो कि यहाँ पे हम 6 से 4 कर दिए और पता चला कि ये लोग अभी तक 6 में है, अभी तक 6 ही इंटरेस्ट रेट में दे रहा है, तो नुकसान हो जाएगा फिर पब्लिक का। तो फिर एमपीसी क्यों किया है ऐसा। यदि एमपीसी कोई डिसीजन लिया है ऊपर में कि रिपो रेट घटाने का बढ़ाने का, तो इट मस्ट बी डायरेक्ट ट्रांसलेट इनटू द इंटरेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक, इसमें होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है कि बढ़ने से इधर भी बढ़ रहा है, घटने से इधर भी घट रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि हर बार तुम्हारा वो इकोनॉमिक सर्वे बजट में ये वर्ड यूज हो रहा होता है। समझे। आगे देखो इंडिया को देखो ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है इस बार। मार्च 10 या 12 तारीख मार्च में पता चल जाएगा
कितना क्या जीत रहे हैं हम लोग। नाटू नाटू आरआर मूवी का था ना ओरिजिनल सॉन्ग, उसको सेलेक्ट किया गया है सॉन्ग के लिए। ऑल डैट ब्रीथ इन डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर, यानी कि ऑल डैट ब्रीथ ये डॉक्यूमेंट्री वाला है चीज़, वो इंडिया का ही है ये। एलिफेंट विस्पर जो कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में ये 3 चीज़ सेलेक्ट हुआ है, भारत का नॉमिनेट हुआ है। अब देखते हैं मार्च 10 तारीख 12 तारीख के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि और भी कंट्री का बहुत सारा चीज़ सेलेक्ट होता है, तो फिर जूरी बैठता है, जूरी डिसाइड करता है कि क्या करना है, देना है कि नहीं देना है लोग को। समझ गए ना। आगे देखो, अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, देखो इसने ब्लॉक कर दिया बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री। अब देखो यहाँ पे मामला उठ गया, फिर ताज़ा हो गया। सरकार को कोई अधिकार नहीं बनता है ब्लॉक करने का, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो अच्छे से। अब देखो याद करो, आईटी एक्ट 2000 था, आईटी एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है 2000 का है। उसके बाद भारत सरकार ने 2021 में एक डेलीगेशन लाया। डेलीगेशन मतलब वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं ना, जो एग्जीक्यूटिव पावर ही आखिर वो एक्ट को आगे करता है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं उसको, वो ओरिजिनल लेजिस्लेशन नहीं है। तो उसमें क्या किया कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका अंदर रख लिया। जो ओटीटी जो तुम्हारा जो चलता है, ओटीटी में देखते हो आप, कुछ से कुछ दे देता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का तरीका भारत सरकार ने किया था। बट उस समय क्रिटिक्स ने बहुत सारा हल्ला किया कि यदि भारत सरकार को कंट्रोल करना है तो पार्लियामेंट से लॉ पास करे। इस तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गलत बात है, ये इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो उस समय बहुत हल्ला हुआ था 2021 में। बट अभी देखो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करके ब्लॉक कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर हल्ला हो रहा है। देखो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो भारत पे बना था, जहाँ पे मोदी जी को खराब दिखाया गया था यूट्यूब पे या ट्विटर पे, उसको ब्लॉक कर दिया। और कहाँ से पावर डिराइव किया? आईटी रूल्स 2021। तो क्रिटिक्स तो कहेंगे कि ये तो आपका आईटी रूल्स है, ये तो आईटी एक्ट के हिसाब से नहीं है, तो मुद्दा उठ जाता है यहाँ पे, समझे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा प्राइज है। क्या होता है प्रोपेगेंडा का मतलब? प्रोपेगेंडा हिटलर भी बहुत चलाया था, जानते हो ना। प्रोपेगेंडा वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि अब हम अपना बात ना अपने हिसाब से रख रहे हैं, दूसरे का बात ही नहीं सुन रहे हैं, दूसरे मतलब 360 में नहीं देख रहे चीज़ों को। हम अपना बात को लेके और हम बोल दिए कि, जैसे एग्जांपल देखो, हम बोल दिए कि मोदी जी खराब है, लेट्स से एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरे साइड ऑफ द कॉइन क्या है, और अपना ही बात को रखे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हिटलर क्यों बोल रहे हैं? हिटलर ने क्या बोला कि ज्यूज के पीछे से खंजर घोपो, बैक स्टेप ऑन द ज्यूज, ये नारा था प्रोपेगेंडा। क्यों? क्योंकि ज्यूज ही रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम हारे हैं, ये था नारा हिटलर के टाइम में। तो आपने ना ज्यूज का वो दिमाग देखा, ना आपने ज्यूज का अल्बर्ट आइंस्टाइन देखा, ना ज्यूज का आपने प्रगति देखा कुछ भी, और आप कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उसको मरवा दिए। ये भी प्रोपेगेंडा था। अब किस चीज़ के लिए प्रोपेगेंडा था? रेसिज्म को लेकर प्रोपेगेंडा था ये। तो वही मोदी जी कहते हैं, गवर्नमेंट कहता है कि ये प्रोपेगेंडा प्राइज है। और दूसरी बात है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। देखो ये वर्ड जो है ना अभी बहुत घूम रहा है मार्केट में, कॉलोनियल माइंडसेट। क्या होता है कॉलोनियल माइंडसेट? देखो अब तो भारत आज़ाद हो गया ना, भारत आज़ाद हुआ ना, देखो ये वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट, इस पर हम कितना रिसर्च किए हैं कॉलोनियल माइंडसेट का। आमतौर पे हमें लगता है कॉलोनियल माइंडसेट का लिए जरूरी है कि कॉलोनी होना। नो, ऐसा नहीं है। इंडिया एक टाइम में कॉलोनी था ना ब्रिटिश का, ब्रिटिश ने हमें आज़ादी दे दिया 70 साल 75 साल पहले ही। अभी भी ब्रिटिश को लगता है कि ये हमारा कॉलोनी था, इसलिए हमसे वो इन्फीरियर है, और वो भी अभी भी कुछ भी कर सकता है, और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि हम इन्फीरियर ही है। यदि इस तरह का माइंडसेट यदि हमें डेवलप्ड हो जाए हमारे अंदर कि कभी हमारा उसका कॉलोनी था, यानी कि हमारा कंट्री कॉलोनी था, वो अभी भी सुपेरियर है, उस समय तो सुपेरियर था ही, अभी भी सुपेरियर है, इस तरह का जो माइंडसेट होता है दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल माइंडसेट। तो वो मोदी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब मोदी जी हर अपना स्पीच में लगातार बोलते हैं कि ये कॉलोनियल माइंडसेट से हमें उठना है, क्योंकि अभी भी हमको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हम हो जाते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये देखो अब क्लाइमेट चेंज कितना स्टूडेंट, कितना नॉर्मल चीज़ हो चुका है वर्ल्ड में, है ना। क्लाइमेट चेंज जानते हो ना। तो अब हो क्या रहा है कि 48,000 ईयर्स अगो वाला जो ओल्ड जॉम्बी वायरस है, जो कि दबा हुआ था, क्योंकि ऊपर आर्टिक सर्कल में, साइबेरिया रीजन में सब तो फ्री जोन में है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से थाविंग हो रहा है, थाविंग मतलब मेल्ट हो रहा है, और जितना भी बर्फ़ है जो पूरा फ्रीज स्टेज में था वो पिघल रहा है, क्योंकि रेस की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अब जो वो पिघल रहा है, जो कि पहले एक फ्रीज स्टेज में था, वो पिघलने की वजह से जो 48,000 पुराना जो वायरस था वो सब लीक हो रहा है, और वो बहुत डेडली हो सकता है आने वाले समय में।
हो सकता है एक कोविड नहीं, करोड़ों कोविड-19 वाला वायरस आ जाए और उससे भी डेडली आ सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट कि 48,500 ईयर्स ओल्ड जॉम्बी वायरस डेट वाज ट्रैप्ड, जो कि फ्रोजन लेक में ट्रैप था रसिया का, वो अब निकल रहा है वहाँ से। इसका रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। इसका रीजन क्या है? थॉइंग होना। थॉइंग मतलब मेल्ट होना, वो जो भी फ्रीज्ड लेक था। आगे देखो, अब देखो यूएस का स्थिति तो बहुत खराबी है इसको लेके, जानता है ना, गन को लेके। याद करो, पहले तुम लोगों को बताया गया, बहुत सारा चीज़ बताया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में 100 आदमी है तो 100 आदमी पे 120 गन है। ये हालत है यूनाइटेड स्टेट्स का। तुमको पता है कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कोशिश नहीं किया है कि गन का जो कल्चर है वो ख़त्म करने का। ओबामा अपना पूरा लगा दिया, आंख में आंसू है, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों? ऐसा क्या बात है? क्योंकि प्रेसिडेंट तो सर्वोपरि है। प्रेसिडेंट तो सर्वोपरि है यूनाइटेड स्टेट्स का। उसका ओबामा का बोलने के बाद भी क्यों नहीं हटा? क्यों? इसका रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में पावर ऑफ सेपरेशन है। एग्जीक्यूटिव भी पावरफुल है, कांग्रेस भी पावरफुल है, और जुडिशरी भी पावरफुल है। जो कांग्रेस मेंबर है, कांग्रेस मेंबर का मतलब जो वहाँ का लोकसभा, राज्यसभा, सेनेट और तुम्हारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है। उसका खुद ही आदमी लोग है ना, पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा हुआ है, गन का मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है, मिला हुआ है, समझा ना, मिला हुआ है। तो यदि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कुछ भी बोल देता है, ये बात यहाँ पे रोक देता है, पास ही नहीं होने देता है। तो यही कारण है कि स्थिति बहुत खराब है यूनाइटेड स्टेट्स का, कि कहीं पे भी कुछ भी गे पार्टी हुआ, बम फोड़ दिया, कुछ भी हुआ, बम फोड़ दिया। देखते हो ना, पार्टी में वहाँ पे गोली चलना सामान्य बात है, मरेगा लोग सब। देखो वहाँ पे यूएस ने लास्ट ईयर देखो 647 मास शूटिंग देखा, समझ रहा है ना। मास शूटिंग का मतलब होता है वो ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे 4 या 4 से अधिक आदमी एक बार में मर जाए। तो देखता है यूनाइटेड स्टेट जो दूसरे को सिखाता है ह्यूमन राइट्स, इसका स्थिति क्या है। तुमको पता है भारत इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत आगे है, बहुत खूबसूरत देश है हमारा। पता है क्राइम बहुत कम है, बहुत क्राइम कम है। 140 करोड़ की आबादी में 1-2 ठो साइको किलर है। यहाँ देखो गधा लोग को कि 33 करोड़ की आबादी में खाली साइको किलर ही मिलेगा तुमको यूनाइटेड स्टेट्स में, खाली साइको किलर वाला कॉन्सेप्ट भी यही लोग दिया है। हमारे इंडिया में साइको किलर तुम्हारा अभी बोलेंगे तो नाम भी पता नहीं रहेगा तुम लोग को। निकालोगे तो 5-10 तुमको निकलेगा गूगल से, और यहाँ निकालोगे तो लिस्ट ही निकलेगा तुमको, और कल वाला भी साइको किलर का नाम निकल जाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक रीज़न है, बात समझे। यूनाइटेड इसलिए फालतू का कंट्री है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। द कंट्री हैज़, देखो लिखा तो है कंट्री के पास ज़्यादा वेपन से पीपल से भी ज़्यादा, यानी कि 100 पीपल है तो 120 तुम्हारा गन्स। मोर देन 44,000 पीपल डाई फ्रॉम द गन शूट वुंड्स, यानी कि 2022 में देखो कितना लोग मरा, 44,000 लोग मरा है, यानी कि जख्म होने की वजह से, गन के जख्म होने की वजह से, और कई लोग तो सुसाइड किए हैं। तो स्थिति बहुत खस्ता है यूनाइटेड स्टेट्स का, भले ही वो तुम लोग को बड़ा वो करे। समझ गए ना, ये चीज़ हमें समझना होगा, और हमारे लिए तो बिल्कुल ये सब चीज़ चाहिए, घेरना है हमें यूनाइटेड स्टेट्स को। देखता है, देखो यही बात होता है कि अपने दामन में कोई दाग नहीं देखता है दूसरे कंट्री में। कल हम कनाडा के बारे में बोल रहे थे ना, यहाँ पे मुझे गुस्सा आता है। इसलिए गुस्सा आता है कि डेवलप कंट्री भले कितना भी डेवलप्ड हो, मैं दूसरे कंट्री को बहुत नीचे नज़र से देखेगा। यूके का देखो प्रॉब्लम कितना चल रहा है, BBC डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। कनाडा का अपना ही जेनोसाइड का प्रॉब्लम है, फिर भी दूसरे कंट्री को बोलेगा। यूएस का देख रहा है प्रॉब्लम, फिर भी बोलेगा। चाइना देखो, अब इसलिए चाइना का भी दिमाग खराब होता है, बोलता है कि तुम्हारे कंट्री में इतना प्रॉब्लम है, तुम जिंजियांग का देख रहा है, तुम हांगकांग का देख रहा है, तुम ताइवान का देख, तुम अपना कंट्री देखो ना। इस चीज़ को लेकर होता है फाइट। चाइना नेम द न्यू, और देखो चाइना क्या किया, उसको मून में कुछ चीज़ मिला है स्टूडेंट, फॉस्फेट टाइप का मिला है, तो उसका नाम रख दिया चाइना ने। ठीक है, वो मून का एक्सप्लोरेशन मिशन हुआ था ना चाइना का, साउथ पोल में जाने का जो हुआ था, चैंग करके कुछ नाम था उस मिशन का। अब देखो इसमें क्या है कि चैंग के साइट्स रख दिया उसका नाम, उस जगह का नाम चेंगी साइट्स कह सकते हो, और ये भी फॉस्फेट से रिलेटेड तुम्हारा मटेरियल पाया गया है। अब देखो इसमें क्या है, हेलियम-3 है, ये 6th मिनरल है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अपोलो 2 के बाद, यानी कि 1969 में सबसे पहला मिशन गया था, और बहुत सारा चीज़ वहाँ पर उठाया गया। ये 6ठा मटेरियल है, और चाइना ने इसका नाम रख दिया क्योंकि चाइना इसको खोजा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह हो। तो अब इसका लाभ क्या होगा नहीं होगा वो रिसर्च का विषय है, हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे, जानेंगे, हो सकता है कुछ नया चीज़ निकल जाए। समझ गए ना, तो ये सब चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखो अब ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अब तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछ रहा है यहाँ पे।
क्या समझते हो कमांडिंग पोस्ट फॉर वुमेन ऑफिसर इन द आर्मी? देखो स्टूडेंट, तुमको समझना होगा, बहुत कुछ समझना होगा इसमें। आर्मी में, आर्मी जानते हो सबसे बड़ा सेना है भारत का, 3 सेना है ना हमारे पास, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है। आर्मी सबसे बड़ा टुकड़ी है, इसलिए सीडीएस हमेशा आर्मी से ही होते हैं। अब यहाँ पे समझो कि गर्ल्स के लिए कमांडिंग ऑथोरिटी नहीं दिया गया था, यानी कि परमानेंट कमीशन नहीं था गर्ल्स के लिए, यानी गर्ल्स को 14 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, वो चली जाएगी। मगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में लंबा समय तक पड़ा रहा कि आखिर गर्ल्स के पास क्यों नहीं सक्षम, गर्ल के पास क्यों नहीं योग्यता है, गर्ल भी तो कमांडिंग पोजीशन पर जा सकती है, यानी कि परमानेंट कमीशन, परमानेंट ऑथोरिटी हो सकता है। परमानेंट ऑथोरिटी का मतलब है कर्नल रैंक, कर्नल से ऊपर, मिनिमम कर्नल रैंक, बहुत बड़ा रैंक होता है ना कर्नल रैंक आर्मी में। तो गर्ल्स क्यों नहीं बन सकती है? हम मानते हैं कि कॉम्बैट वाला मत दीजिए, जहाँ झगड़ा करना पड़े 1 to 1, तो उसमें तो मुश्किल है गर्ल्स को देना, वो तो मानते हैं। बट ऐसे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है आर्मी के अंदर जहाँ पे कर्नल रैंक दिया जा सकता है गर्ल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट देखो 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए गर्ल्स के लिए भी, और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में कर्नल या कर्नल से ऊपर वाला पोजीशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और लागू हो गया ये चीज़। तो वही चीज़ को लेके यहाँ पे आया है कि कमांड जो पोस्टिंग है वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी आर्मी में, इसका मतलब ये है कि कर्नल या कर्नल से बड़ा वाला रैंक बहुत सारा डिपार्टमेंट के लिए गर्ल्स को भी दिया जाएगा, बट कॉम्बैट के लिए नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे 1 to 1 फाइट हो। दूसरा देखो 18 नंबर देखो, यही एक तरह से जेंडर इक्वालिटी है बाबू, ये तुम लोग कोट कर सकता है ये चीज़। अच्छा ये बताया ना नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में क्या अंतर है? नेचुरल डायमंड कहाँ से हम लाते हैं? बेल्जियम से लाते हैं, स्विट्जरलैंड से लाते हैं। और डायमंड कहाँ निकलता है, माइनिंग होता है? अफ्रीका में ज़्यादा हो रहा होता है, जानते हो साउथ अफ्रीका फेमस, वर्ल्ड फेमस डायमंड माइनिंग है वहाँ पे, है कि नहीं? जैसे हमारा क्या है, KGF है कि नहीं है, KGF जी गोल्ड के लिए। अब यहाँ पे समझो कि नेचुरल डायमंड का उत्पत्ति बहुत कम हो रहा है। इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वहाँ पे जो सरकार है उसके अगेंस्ट जो है, अगेंस्ट यानी कि जो सत्ता गिराना चाहता है वो लोग खुद ही क्या कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटी को कैप्चर कर ले रहा है। तो एक दुनिया में एक विचार बना, दुनिया में ओपिनियन बना कि ऐसे लोग से नहीं खरीदना है, तो ऑटोमेटिकली आपका गोल्ड माइन कम हो जाएगा, यानी कि गोल्ड माइन तो है बट आप खरीदना नहीं चाहोगे उससे। तो नया सुझाव आया। अब हम जानते हैं ऐसे भी हमारा सूरत जो स्टेट है वो जेम्स और उसके लिए ही जाना जाता है, पॉलिश करने के लिए जाना जाता है। तो अब क्या है कि अब हम रॉ डायमंड नहीं मंगाएंगे, हम ग्राफाइट सीट मंगवाएंगे। यानी ग्राफाइट सीट का मतलब है कि स्टूडेंट क्या होगा, उसमें पूरा सीट रहेगा, क्योंकि आखिर ग्राफाइट से ही डायमंड बनता है। वो ग्राफाइट सीट लेके आएंगे अपना लेबोरेटरी में, टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे, प्रेशर बहुत बड़ा बना देंगे, तो हमें डायमंड मिल जाएगा। और जो हमें डायमंड मिलेगा उसका भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वही रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी वही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी वही रहेगा। तो इसलिए अभी दुनिया में ना लैब ग्रोन डायमंड पे बात उठ रहा है। तो वही तुम्हारा अंतर यहाँ बताया गया है, समझ गए ना? देखो वहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा भी है स्टूडेंट कि लैब ग्रोन डायमंड ज़्यादा बेटर है रियल डायमंड से, समझ गए ना? आगे देखो, क्या समझते हो ब्लैक बॉक्स जो प्रेजेंट होता है एयरक्राफ्ट में, उसे क्या समझते हो तुम लोग? ये भी इशू चला था अभी हाल फिलहाल का ही है। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? एक तो पहले ये समझ लो कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता है, नंबर 1, ठीक है ना? ऑरेंज होता है, भगवा रंग होता है, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, नंबर 1। देखो ब्लैक बॉक्स में ना, ब्लैक बॉक्स ऐसा चीज़ है जो एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, समझे ना? और ये कभी जैसे मान लो कि एक्सीडेंट भी हो गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इससे क्या है कि हमें पता है, ये सिग्नल देता है कि कहाँ पे छुपा हुआ है। नहीं जानते हो ना कि बहुत सारा एरोप्लेन गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ गया क्या नहीं हुआ। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है एयरक्राफ्ट में। यदि मान लो कि पानी के अंदर भी क्रैश कर गया तो फिर भी पता चल जाएगा कि यस पानी के अंदर है, और बाकी पूरा टूट जाए प्लेन, मगर ब्लैक बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूछोगे कि ऐसा क्या बात है ब्लैक बॉक्स में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो बना रहता है वो तुम्हारा ऐसा मटेरियल से बना रहता है, टिटेनियम से, और भी 1-2 मटेरियल है, कि ये कितना ही बर्दाश्त कर सकता है, एक्सीडेंट टाइम में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 1। तो तुम्हारा सेकंड सवाल होना चाहिए स्टूडेंट, ये सवाल होना चाहिए तुम लोग का, तो क्या ब्लैक बॉक्स जो मटेरियल से बना है पूरा एरोप्लेन नहीं बन सकता है इससे? यदि पूरा एरोप्लेन ही बन जाता तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। तो नो, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बनने में बहुत पैसा लगता है, वो मटेरियल को अर्जित करने में, तो बहुत महंगा हो जाएगा नहीं तो प्लेन सब, और समझे? तो ये इशू था। दूसरा देखो, क्या लिमिटेशन है वैक्सीन को डेवलप करने में?
अब देखो सब वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉमन कोल्ड का कैसे वैक्सीन बनाओगे? कॉमन कोल्ड तो तुम्हारा 100 से भी ज़्यादा वायरस की वजह से हो रहा होता है। वही कफ जुकाम जो होता है कॉमन कोल्ड, वो एक वायरस नहीं 100 से ज़्यादा वायरस है। तो वायरस एक कोई पर्टिकुलर हो तब ना वैक्सीन बनेगा। कोविड-19 एक पर्टिकुलर था ना, तब ना बना। यदि कोविड-19 10 वायरस का होता तो फिर कहाँ होता आपका? यही कारण है कि जब म्यूटेशन हो रहा था तो पहले वाला तुम्हारा वैक्सीन खराब हो जा रहा था, एफिकेसी उसका उतना स्ट्रांग नहीं था। तो वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी स्टूडेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वायरस इन्वॉल्व है। यदि वायरस ही तुम्हारा 50 को वायरस है तो तुम्हारा कभी भी वैक्सीन नहीं बन सकता। ये सबसे बड़ा डिफिकल्टीज 20 नंबर बताया गया है। समझ गए ना? खत्म कर दिए हम। अब थोड़ा करंट अफेयर्स देख लो स्टूडेंट। क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन इज द लास्ट एवेन्यू। देखो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे पिटिशंस आते हैं? पहला फर्स्ट पिटिशन होता है, पहला याचिका लगाओगे, उसके बाद तुम्हारा सेकंड जाएगा, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं रिव्यू पिटिशन। पहले पिटिशन लगता है, फिर रिव्यू पिटिशन लगता है, और जो सबसे लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव पिटिशन। उसको क्या बोलते हैं? थर्ड को क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव पिटिशन। ये तरीका है कि पिटिशन कैसे लगा सकते हो। एक पिटिशन लगाया, रिजेक्ट हो गया तो रिव्यू पिटिशन लगाओ, वो भी रिजेक्ट हो गया तो फिर क्यूरेटिव पिटिशन। आखिर ये 3 मैकेनिज्म क्यों है? याचिका लगाना है सुप्रीम कोर्ट में जाके, हम अपना राइट्स को लेकर बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को लेकर। आखिर थर्ड वाला प्रोविजन क्यों है? थर्ड वाला इसलिए प्रोविजन स्टूडेंट कि मान लो कि कभी कभी जजेस में कुछ जजमेंट में कुछ एरर आ जाता है, तो एरर रिमूव करने के लिए इस तरह का प्रोविजन दिया गया है। कभी भी क्यूरेटिव पिटिशन को एंटरटेन करेगा जज तो पूरा ओपन कोर्ट में करेगा, फिर वहाँ पे लोग भी सुनने वाले होंगे। एंड तुम लोग को जान के हैरानी होगा स्टूडेंट इस बात को कि कई ऐसे मामला हुए हैं, कई ऐसे संजीदा मामला हुआ भारत में जहाँ पे क्यूरेटिव पिटिशन में सुना गया है। और वो संजीदा जो मामला, एक मामला बताऊंगा तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट सेक्शन 377 जो था आईपीसी का, जो होमोसेक्सुअलिटी था, वो क्यूरेटिव पिटिशन में ही सुना गया चीज़ है। देखो कितना बड़ा फैसला आया। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या बोल रहे हैं? तो क्यूरेटिव पिटिशन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। देखो, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन इज ए रियर रेमेडी, यानी कि बहुत रियर होता है जो कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुनता है। और 2002 में सुना था, ठीक है, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा केस में सुना था ये। अब देखो, क्यूरेटिव इज बेस्ड ऑन ओनली 2 लिमिटेड ग्राउंड्स, यानी कि 2 ग्राउंड पे ही ये बेस हो सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी क्यूरेटिव पिटिशन तक ले नहीं जाता है, बट यदि ले भी गया तो 2 आधार होना चाहिए। आधार क्या है? पार्टी कैन टेक ओनली 2 लिमिटेड ग्राउंड्स इन क्यूरेटिव पिटिशन, वही 2 कर सकता है। ही और सी वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी कि मान लो कि जो भी विक्टिम है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको यदि सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया बोलने के लिए, वो अपना बात नहीं रख पाया, ऐसा लगा जज को कि अरे भाई इससे तो पूछा ही नहीं गया, ये अपना और भी बोलना चाह रहा था, यदि बोल ही नहीं पाया तो उस समय एंटरटेन कर सकता है उस चीज़ को। यदि लगे कि जजेस ही बायस्ड है, जज का जो जजमेंट है वही बायस्ड हो गया, तो उस समय क्यूरेटिव पिटिशन दिया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटिशन विच फॉलोज द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटिशन, यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन लगा इसका मतलब रिव्यू पिटिशन खारिज हो गया, तभी तो क्यूरेटिव पिटिशन लगा ना। ये लास्ट एवेन्यू यानी कि लास्ट मैकेनिज्म है जो कि सुप्रीम कोर्ट अपना यूज़ करता है। अदरवाइज अब क्यूरेटिव पिटिशन के बाद कोई पिटिशन नहीं बचेगा, वो खारिज हो जाएगा। जैसे देखो रामलला का मंदिर पिटिशन हुआ, अब रिव्यू पिटिशन भी जा सकता है और उसको फिर क्यूरेटिव पिटिशन भी जा सकता है यदि रिव्यू पिटिशन से ऊपर जाना होगा तो इसलिए कई कहता है ना मुस्लिम नेता सब, घबराने वाली बात नहीं, रिव्यू पिटिशन डालेंगे। अभी तो पिटिशन ही चल रहा है उसके ऊपर, तो वो मटिया देगा सुप्रीम कोर्ट सब। तो समझ रहे हो कैसे मैकेनिज्म है ऊपर जाने का। रिसेंटली देखो यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट, आखिर क्यों आया ये क्यूरेटिव पिटिशन का बात क्यों आया? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ना उससे रिलेटेड है ये। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था स्टूडेंट? 1984-85 के आसपास, 84-85 में ही हुआ था ना, बिल्कुल राजीव गांधी का जब सरकार था। 85 होगा। देखो, recently a constitution bench of Supreme Court made it clear to the government that it will not try to curative petition of the center like a suit by reopening of 470 compensation settlement finalized with UCC over 30 years ago in the Bhopal gas leak tragedy case। क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया इस बात को कि वो क्यूरेटिव पिटिशन नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो हो गया है, क्योंकि अब सेंटर बोल रहा था कि क्यूरेटिव पिटिशन लीजिए और भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गुनहगार था उसके ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही मामला हो गया था कि 470 मिलियन का कंपनसेशन पहले ही बात हो चुका था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला कि नो अब हम क्यूरेटिव पिटिशन इस पर नहीं लगा सकते, हो गया, बात हो गया। मगर इसको फिर से ओपन करने का बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, जिसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम क्यूरेटिव पिटिशन में लगा सकते हैं।
बात समझे ना। अब देखो आरजीआई, आरजीआई कितना इंपॉर्टेंट, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, जानते हो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? किसी को भी SC ST में नाम लेना है अपना, SC ST लिस्ट निकलता है ना, OBC लिस्ट निकलता है। देखो इस बार OBC के लिए भी तो बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, नेशनल कमीशन ऑन OBC है कि नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दिया गया। पहले वो स्टैच्यूटरी बॉडी था स्टूडेंट, ये मोदी जी उसको क्या कर दिए, संवैधानिक बॉडी बना दिए उसको भी। जैसे देखो नेशनल कमीशन, देखो नेशनल कमीशन ऑन SC है, नेशनल कमीशन ऑन ST है, उसी तरह तुम्हारा ये कमीशन ऑन OBC भी है। अब कौन सा जात को किस लिस्ट में डालना है, उसके लिए अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। तो RJI जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ साल पहले एक कमेटी बना था, उस कमेटी ने क्या कहा कि जिस तरह इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो रहा है लिस्ट में, यानी कि SC ST का नाम आ रहा है जा रहा है, ये तरीका अब एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि अब ये तरीका पुराना वाला हो गया, अब तरीका में चेंज आना चाहिए। तो देखो वही इसी से रिलेटेड है तुम्हारा, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉलोइंग द सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट बाय द लुकुर कमिटी नियरली 60 years अगो टू डिफाइन एनी न्यू कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ गए ना, मतलब बोला है कि रजिस्ट्रार जनरल का जो है वो क्राइटेरिया जो फॉलो करता है, वो क्राइटेरिया कौन फॉलो करा है, जो लुकुर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, वो भी 60 साल पहले वाला दिया था कि कैसे कोई सदस्य को शेड्यूल्ड ट्राइब वाला लिस्ट में लाए, और फिर वो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला था, फिर शेड्यूल्ड कास्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर OBC में हुआ, तो फिर सेम फॉलो किया जा रहा है। बट ये जो मैकेनिज्म कब है, 60 साल पहले डिवाइस हुआ था, तो पुराना हो गया ये चीज़। तो अप्रूवल ऑफ RGI देखो, मैंडेटरी फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन द लिस्ट, देख रहे हो ना, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है यदि आप किसी भी कम्युनिटी को ST लिस्ट में आप डालना चाहते हो तो। और सेम देखो यहाँ पे ST बात आया, ये सेम SC के साथ भी है और OBC के साथ भी है, इसलिए मैं सबको लेके चल रहा हूँ। इधर देखो, अब इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी अंडर RTI एक्ट, जब RTI एक्ट में ये फाइल किया गया तो RGI ने बोला है कि देखिए इंक्लूजन हो या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो, तो ये जो रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन द रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बीइंग फॉलोड, यानी कि ये सब चीज़ को फॉलो किया जाता है। क्या चीज़ को फॉलो किया जाता है, देखो यानी कि किसी को डालना और निकालना ST लिस्ट में, उस चीज़ के लिए कुछ आधार है, क्राइटेरिया क्या है, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, यानी कि पहले वाला आदमी लोग है ये सब, यानी कि न्यूलिथिक वाला, मेसोलिथिक वाला पीरियड वाला आदमी सब है, प्रिमिटिव ट्रेड्स, यानी कि कहीं जाना ही नहीं चाहता, अकेले रहता है, वो पत्ता उत्ता पहनता है, इस तरह का प्रिमिटिव ट्रेड्स। फर्स्ट वन, डिस्टिंक्टिव कल्चर, इसका जो तौर तरीका है अपना ही है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा क्या कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, अपने में रहता है, किसी से इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लोगों से लेना देना नहीं है। साइनेस, यानी कि कभी भी कांटेक्ट नहीं आना चाहता, मासेस से कांटेक्ट करना नहीं चाहेगा कम्युनिटीज से। और बैकवर्डनेस, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब आधार के, ये सब मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से ना लिस्ट में नाम दिया जाता है कि ये भी ST नाम होगा, ऐसा समझे। जैसे मुंडाज हो गया, उराव हो गया, सब ST है कि नहीं है, तिग्गा हो गया, सब ST है ये सब। तो इंटरनल टास्क फोर्स बने थे कि रिव्यू करने के लिए कि वो जो क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया तुमको दिया गया इंडिकेशन ऑफ, ये एब्सोल्यूट अब नहीं चलने वाला है, अब नए क्राइटेरिया होना चाहिए, समझे। इस चीज़ को लेकर बात उठ रहा था। आगे देखो, एथिकल हैकर तो तुम लोग सुना होगा, बट एथिकल हैकर क्या है, देखो अभी दुनिया में ना साइबर क्राइम बढ़ते चला जा रहा है, सही बात है ना। कहीं का भी कंट्री बैठा हुआ, कहीं भी कंप्यूटर जानने वाला जो इंजीनियर है वो कहीं पे भी हैक कर ले रहा है, जो हैकर है। तो इसलिए अब हैकिंग होगा तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। हैकिंग से पहले दिमाग खोलो और ऐसे एक्सपर्ट को रखो अपने टीम में, अपने कंपनी में, कि जो खुद हैक करे, और ये प्रूव करने के लिए कि आप हैकिंग प्रोन हो, तो हैकिंग प्रोटेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता आपके कंपनी में। तो इस तरह का जो मुलाजिम को रखा जा रहा है जानबूझ के अपना कंपनी को ही हैक करने के लिए, ताकि पता चल जाए कि कितना कोई लूफल्स तो नहीं है। तो इस तरह का हैकर को क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर बोलते हैं, जो कि अच्छा है, प्योर है। ये इसलिए किया जा रहा है स्टूडेंट, ताकि जो साइबर क्राइम वाला जो हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, वो क्राइम को कम किया जा सके। देखो एथिकल हैकर मतलब प्रोफेशनल होता है, जो कंपनी का जो एम्प्लॉयड है, यानी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वही रखता है, ताकि अपना ही कंप्यूटर सिस्टम को चेक करने के लिए। थोड़ा ये भी देख लो एथिकल हैकिंग का मतलब, यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी आपके सिस्टम में यदि वीकनेस है तो पता चल जाएगा, और जो रियल हैकर जो हैक करने वाला होगा उससे आप बच सकोगे। नंबर 1, ये भी बहुत एक्सपर्ट होता है, समझो। लार्ज कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट्स यूजुअली क्या करता है, इस तरह का एथिकल हैकर को रखता है, ताकि जब रियल हैकिंग हो तो उससे पहले ही हम अपने सिस्टम को दुरुस्त कर ले। दे रिपोर्ट द शॉर्टकमिंग्स, वही बताता है कि क्या क्या आपके कंपनी में गड़बड़ी है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ी है, वो सब चीज़ के बारे में बताता है एथिकल हैकर।
ठीक है ना, ऑल्सो, और इसको एथिकल हैकर को हम रेड टीमिंग पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं, यानी कि हम खुद जानबूझ के अपना ही सिस्टम में पेनिट्रेट करें ताकि चेक करने के लिए कि हम कितने स्ट्रांग हैं। समझे स्टूडेंट? एथिकल हैकर का दूसरा नाम भी है वाइट हैट कहा जाता है उसको, वाइट हैट। तो पूछेगा कि वाइट हैट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, तो इट इज नथिंग बट इट इज योर एथिकल हैकर। आगे देखो, अब देखो ये ओजोन होल, जानते हो ओजोन होल? हाँ, उस दिन क्विज में क्वेश्चन भी था ना, 1985 में हुआ था। और इसको देखो, सबसे बड़ी बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कि 1989 में हुआ था, कितना बड़ा वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा प्रोटोकॉल था वो, जिसकी वजह से हमने बहुत सक्सेस पाया है एटलीस्ट ओजोन होल में। अब जो ओजोन होल में जो डिप्लीट आया था वो तो पूरी तरीके से खत्म हुआ 2066 तक, जो अंटार्कटिका का होल था, बट अभी रिकवर होना शुरू हो गया है, अभी रिकवरी स्टेज में है, बट टोटल रिकवर कब हो जाएगा? 2066 में। बट बाकी यदि अंटार्कटिका छोड़ दो तो बाकी जो वर्ल्ड में यदि बात करें तो वो तुम्हारा 2040 तक ठीक हो जाएगा। समझे? तो समझो इस चीज़ को कि ओजोन होल जो कि एक समय में बहुत बड़ा डेंजर था हमारे प्लानिटरी लाइफ के लिए, ना वो क्या है कि वो रिपेयर हो जाएगा 2066 तक, बट क्योंकि रिपेयरिंग स्टेज में है। और इसका क्रेडिट जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, किस हिसाब से हमने CFC को रिप्लेस किया HFC से, फिर HFC को भी रिप्लेस करने का दूसरे से बात किया गया हम। ओजोन लेयर देखो अंटार्कटिका में, वो टाइम तो लेगा, अंटार्कटिका में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा लेयर था, बट वो भी हो जाएगा। इट इज़ ओनली द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका जहाँ पे होल बहुत बड़ा देखा गया, और ये टाइम लगा कम्प्लीटली रिकवर करने में। ओवर द रेस्ट देखोगे अंटार्कटिका को छोड़ दो तो बाकी जो ओजोन है तुम्हारा, वो तुम्हारा 1980 में जितना था पोजीशन पे, वो तुम्हारा 2040 तक बन जाएगा आराम से। यानी कि 1980 में जो ओजोन का जो स्थिति था ओजोन लेयर का, वो सेम स्थिति तुम्हारा 2040 तक हो जाएगा बाकी पार्ट में। बट अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका में ये चीज़ तुम्हारा कब होगा? 2066 तक हो जाएगा। द रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स खत्म कर दिए, वही जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस था उसको हमने खत्म कर दिया, और इसका जो क्रेडिट जाता है बाबू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जाता है, जो कि 1989 से लागू हुआ है। सही बात है ना? तो देखो आ गया ये चीज़, ये बिल्कुल अभी करंट अफेयर्स का हिस्सा हो गया तुम्हारा, तो इसको दिमाग तेज रहेगा तो डाल दोगे वहाँ पे जाके, कभी इसको काट के वहाँ पे डाल देना करंट अफेयर्स को भी। अभी यहाँ पे देखो, कल तुम लोग को बलून पढ़ाया गया, याद करो, सॉरी परसों बताया गया है कैसे चाइनीज बलून उड़ते हुए गया है टेरिटरी में, गया है ना? तो बीच का एक आइलैंड था, उसी आइलैंड का नाम है एलुसियन आइलैंड। बीच का तुमको फिगर दिख रहा होगा स्टूडेंट, ऑफिशियल साइटिंग है और एस्टिमेटेड ट्रेजेक्टरी है। जो बीच में उड़ के जा रहा है ना, जैसे देखोगे ना तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, देखो तो वो जो अलास्का और इसके बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है तुम लोग को? इधर आओ, इधर आओ, देखो तो वहां पे अलास्का और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, अलास्का और रशिया के बीच में देखो तो बेरिंग स्ट्रेट दिखा? हाँ, वेरी गुड, बीच में है, समझे, जो कनेक्ट करता है। अब देखो उसके नीचे तुमको बहुत सारा ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेंगे, छोटे 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 आइलैंड दिखेंगे। उसमें अधिकतर जो आइलैंड है, अधिकतर मैं बोल रहा हूँ, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है। तो यहीं पे ना कीड़ा लगा कि चाइनीज लोग क्या किया, ऐसे उड़ा के ले गया, समझे ना? और देखो अलास्का में उतारा ना, अलास्का से फिर कनाडा गया, फिर इधर आ रहा है, मेन यूनाइटेड स्टेट्स के जगह पे आ रहा है, तभी यूनाइटेड स्टेट्स का दिमाग खराब हुआ था। देखो वही फिगर दिखाया गया है स्टूडेंट, समझे? तो US ब्रिंग्स डाउन, यानी कि जो चाइना का सर्वेलेंस बलून था उसको फोड़ दिया गया, हटा दिया गया। तो थोड़ा ये भी समझ लो आखिर क्या बात है, स्पाई बैलून्स इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किए जा रहे हैं। और देखो ये यूज़ कोल्ड वॉर के टाइम में भी हुआ था स्टूडेंट, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा आखिर क्या रीज़न है। देखो बलून ना 35,000 मीटर तक ऊपर जा सकता है, समझे? 35,000 मीटर तक ऊपर जा सकता है, जबकि तुम खुद जानते हो कि माउंट एवरेस्ट का क्या है तुम्हारा 8,500 लगभग कह दो, या 9,000 कह दो, चलो ठीक है, 9,000 ही कह दो, चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी बढ़ा था। तुमको पता है ये जो 2015 का जो भूकंप आया था स्टूडेंट, हाइट थोड़ा बढ़ा है माउंट एवरेस्ट का, डू यू नो दिस थिंग? थोड़ा बढ़ा है हाइट, तो चलो ठीक है। देखो अभी कितना हाइट है, 8,848 है, चलो उसको 9,000 मान लो ना, यानी कि 9 किलोमीटर है, कहने का मतलब ये है। बलून कितना में उड़ता है? 35 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, समझ रहा है ना? और ऊपर उड़ता है, बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसलिए वहाँ पे दिया गया है। जबकि तुम्हारा हाईएस्ट फ्लाइंग जो मैन एयरक्राफ्ट है उसका भी उतना एल्टीट्यूड नहीं है जितना बलून का है। देखता है बलून कितना ऊपर जा सकता है? ये क्या है तुम्हारा लगभग 26 किलोमीटर का है ना, 2599 26 किलोमीटर का है।
और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ता है आपका वो 12 किलोमीटर में उड़ रहा होता है। तो देख रहे हो स्टूडेंट, सबको पीछे करते हुए बलून उड़ रहा है ऊपर, इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यदि आपका सिचुएशनल अवेयरनेस अच्छा नहीं हुआ, यूनाइटेड स्टेट जैसा नहीं हुआ, तो आप मराओगे फिर। पोर्ट ब्लेयर में देखे थे ना हम लोग, तो ये भी है तुम्हारा। यही सब चीज़ साइड में तुम लोगों को बताया गया है, देख लेना अच्छे से। आगे देखो, सी द ट्रेंड ऑफ वोटर टर्न आउट इन वेरियस जनरल इलेक्शन। देखो कैसे हुआ है स्टूडेंट, देखता है मोदी जी के टाइम में 65% ज़्यादा इलेक्शन दिया है। इस बार देखो 2019 में 65 से ऊपर गया है, यानी कि लगभग 70 गया है, 70% लोगों ने वोट दिया है, बड़ी बात है। और देखो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, बच्चा लोग देखो पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पहला देखो ना ये कितना कम है, 40 के आसपास है। फर्स्ट में तो कम ही है, बीच में जो पीक पकड़ा है तुम्हारा 1962 के बाद कितना 40 गया, उसके बाद 60 गया, और अभी देखो कितना टर्न अराउंड है, लगभग 65 है, 65 से अबव ही है। तो यह जितना पार्टिसिपेट करेगा वोटर उतना ही डेमोक्रेसी लोकतंत्र दिखेगा, सही बात है ना। यहाँ पे देखो इंडिया में कितने लोग काबिल है वोट देने में, 92 करोड़, 92 करोड़ आदमी वोटर्स है, समझ रहा है भारत में। तो यहाँ से तो इसीलिए ना होता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत। अब 90 करोड़ में कितना लोग वोट देता है, टर्न अराउंड 65 कर दो तो लगभग 60 करोड़ आदमी वोट दे रहा है यहाँ पे भारत में। अब ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स 33 करोड़ का आबादी, ठीक है, दिखाया गया है, 22 करोड़ आदमी ही एलिजिबल है देने के लिए, 22, और उसमें भी कितना देगा, 15 करोड़ देगा या 10 करोड़ देगा, और कितना देगा, बहुत हो गया वो भी। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ किसी का। तो इसलिए मोदी जी जाकर क्या बोलते हैं, तुमको पता है, मोदी जी क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वहीं पे बैठ के, क्या है यार, इतना तो हमारा स्टेट का सीएम लेके आता है, समझा। तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का बात कर सकते हैं भारत के लिए विथ आंकड़ा, ठीक है। तो वही बोला, देखो वही लिखा गया है कि देखो नेक्स्ट नियरेस्ट जो देखो ना यहाँ पे 92 करोड़, हमारा 90 करोड़ लगभग है, जो नेक्स्ट सेकंड में जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट से ओनली 23 करोड़ वोटर्स है, उसका डिफरेंस देखो ना, समझ गए। आगे देखो, अच्छा ये देखो ये गड़बड़ हो गया है, प्रिजनर्स का डेथ हो रहा है। तुमको पता चला प्रिजनर जो जेल में रह के डेथ हो रहा है, यानी कि जिसका कैपिटल पनिशमेंट हो रहा है या किसी तरह मर रहा है, वो ज़्यादातर गरीब है। तो ये तो सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, यानी ये तो वही बात हो गया कि जो पैसा वाला है उसको फिर न्याय मिलेगा, जो पैसा वाला नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो देखो वही चीज़ दिखाया गया है कि लगभग 540 प्रिजनर जो है वो अभी डेथ रो में, यानी कि उसको फांसी लगने वाला है, और ज़्यादातर वो सब क्या है, तुम्हारा गरीब है। तो ये एक बहुत ही गंदा चीज़ दिखाता है हमारे जुरिस्डिक्शन का, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है। नहीं, फांसी का है, डेथ रो मतलब क्या, फांसी पे लगा हुआ है, नहीं ये फांसी का बात है, अंदर ही मरने वाला गरीबी होता है। ये देखो डेथ रो है, मतलब यानी कि इसको लाइन में लगाया गया, अब हुआ नहीं फांसी, होगा ये लोग के ऊपर, पूरा हो सकता है आखिर। हाँ होगा, डेथ रो में लाइन में लगा हुआ है, कहने का मतलब ये टाइम नहीं करेक्ट। तुम ये डेथ रो मतलब क्या, लाइन में है, अब ये लोग को फांसी होगा, फांसी होता है। हमारा तो चेयर में वो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो नहीं है हमारा उसकी तरह। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, ये समझने वाला चीज़ है। जब 550, अरे ये आंकड़ा से इससे बड़ा आंकड़ा क्या हो सकता है यार, हिंदू पेपर से डायरेक्ट लिया गया आंकड़ा है ये। 540 जब प्रिजनर डेथ रो में है, ज़्यादातर गरीब है, तो हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं है, कह सकते हो। अमीर आदमी बच जाता होगा वहाँ से। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2022 का दिया गया है स्टूडेंट, देखो अलग अलग ईयर का देखो अलग अलग ईयर का है। 2016 में कितना था, 400 था, 17 में 366, और अभी 2022 में कितना है जो अभी बताए हैं, समझ गए ना, अब क्लियर हो गया होगा तुमको भी। अब यहाँ पे देखो MG नरेगा, तो मनरेगा का देख रहा है, इस बार हालत खस्ता हो गया, 60,000 करोड़ ही ये देख सकते हो तुम लोग। उससे पहले देखो कितना था, उससे पहले कितना बढ़िया दिए थे, लगभग 1 लाख करोड़ दिए थे, फिर 73 क्या है तुम्हारा 70 लगभग किए हैं, और रिवाइज करने के बाद 890 हुआ है, बट इस बार कम दिया है। तो मोदी जी बोले हैं, गवर्नमेंट बोला है कोई बात नहीं, बाद में होगा तो कर देंगे, ऐसे भी डिमांड ड्रिवन है, जितना जरूरत पड़ेगा उतना देंगे, बाद में दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा दे देंगे पैसा इसमें। हाँ कोविड के टाइम में देखो ना, कोविड के टाइम में कितना है,
कोविड के टाइम में बाबू ये संकट मोचक था एमजी नरेगा, यही तो लोगों का जो प्रॉब्लम था वही तो हरा है। एमजी नरेगा ही हरा है, देखा नहीं बगल बगल में रोड सब बन रहा था, सब मजदूर लोग आए थे, एमजी नरेगा वाले मजदूर लोग थे, जानबूझ के करवाया जाता कि उन लोगों को रेवेन्यू दिया जा सके। आगे देखो स्टूडेंट, खत्म हो गया। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम थॉट्स देख लो, अब एकदम बढ़िया से पकड़ो उस चीज़ को। क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश। अब देखो ये क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश जो है ये एक वन टाइप ऑफ फिश है, समझे। अब इसका आउटब्रेक हो रहा है, यानी कि एक तरह से प्लेग है, ये भी महामारी टाइप का, ये भी एक महामारी है। और ये महामारी के वजह से ग्रेट बैरियर रीफ इकोसिस्टम है, ग्रेट बैरियर रीफ इकोसिस्टम समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वहाँ पे बहुत डैमेज हो रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो 520 मेगावाट का जो कंस्ट्रक्शन में है तुम्हारा तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट एनटीपीसी का, वो धौली गंगा में है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये। भारत में जो रावी रिवर है वो तुम्हारा गलत है, ये वो तुम्हारा इससे भी पास, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर वाला एरिया से भी पास होकर नीचे जाता है, जम्मू एंड कश्मीर से भी पास होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। नमूरा सिंगापुर, एलेरा इंडियन अपॉर्चुनिटीज़, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है। समझ में आ रहा है, थोड़ा समझो वहाँ पे थोड़ा क्या बोल रहे हैं। ये सब जितने भी है ये सब इंस्टीट्यूशन है। एफपीआई जानता है ना तुम लोग, एफपीआई जो शेयर मार्केट में लगाता है। अब एफपीआई के लिए इंस्टीट्यूट भी होता है, एक सिंगल भी लगा सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी लगा सकता है। यदि इंस्टीट्यूट यदि हमारे शेयर मार्केट में लगाना चाहता है तो सेबी के साथ उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी बड़े बड़े देख रहे हो ये सब सेबी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे देखो लगभग 2000 करोड़ का सूनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था हिमाचल प्रदेश में, जो कि रिवर सतलज के ऊपर है। देखो आंसर इसका सही होना चाहिए, हाँ सही है ये हाल फिलहाल का ही बात होगा। सोजर्नर, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवेरेंस, ये सब रोवर्स है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भेजा था मार्स को चेक करने के लिए। ये सब स्टेटमेंट सही है क्योंकि पहले भी बहुत सारा भेजा है उसने। चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये न्यूज़ में रहा है, इसी को बोलते हैं बाबू CART, कार्टी सुने हो ना तुम लोग। देखो कैंसर को खत्म करने का बहुत तरीका है, केमोथेरेपी है ना, केमोथेरेपी भी है कि तुम्हारा जानते हो, और ये भी दूसरा है तुम्हारा, केमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, और ये तीसरा तुम्हारा विकल्प है जिसको CAR-T बोलते हैं। ये न्यूज़ में रहा है, सही बात है। देखो हीट डोम्स हो रहा था ना यूरोप में ऊपर, इसका रीजन क्या है कि जेड स्ट्रीम में बिहेवियर चेंज हो गया। कैसे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, पहले जेड स्ट्रीम ऐसे चल रहा था, अब जेड स्ट्रीम ऐसे चल रहा है इस तरह, क्योंकि वो वाइलिंग हो रहा है, ये बढ़ रहा है। पहले ऐसे चल रहा था जेड स्ट्रीम, अब ये ड्रैग हो गया पूरी तरीके से। ये करेक्ट स्ट्रीम है क्योंकि जेट स्ट्रीम का बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इसलिए हीट डोम्स बन रहा है यूरोप में। आगे देखो, फार्ट्स एंड बर्ब्स ऑफ काउस रिलीज मीथेन गैस व्हेयरएज नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज थ्रू द यूरिन ऑफ लाइफ स्टॉक। सही बात है, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा मीथेन गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होता है काउस से, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है तुम्हारा यूरिन से रिलीज होता है, समझे। UN Annual Assembly Declaration that everyone on the planet has a right to clean, healthy and sustainable environment is a legally binding on the member states। ये क्या लीगली बाइंडिंग होगा, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 देखो तो इस आंसर स्टूडेंट, हाँ फॉल्स है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। बात समझ गए, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अभी जो डिक्लेरेशन किया, क्योंकि देखो डिक्लेरेशन कभी लीगली बाइंडिंग हो ही नहीं सकता है, सिंपल बात है, वो ट्रीटी होता है लीगली बाइंडिंग। दूसरा देखो, US नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा डेनमार्क, हाँ यस याद है, डेनमार्क होगा। US गलत हो गया यहाँ पे। डेनमार्क बिकम द फर्स्ट UN मेंबर टू ऑफर लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन। अब देखो स्टूडेंट, जानते हो ना एडप्टेशन और मिटिगेशन को लेकर बहुत मुद्दा उठता है ऊपर। अब देखो पाकिस्तान में कितना बड़ा 12th में पढ़ा चुके कि पाकिस्तान में इतना बड़ा तबाही हुआ, फ्लड आया, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो एडवांस कंट्री है, जिसकी वजह से तुम्हारा इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट डेवलप कंट्री तो कुछ कर ही नहीं रहा है। थैंक्स कि डेनमार्क आया, और डेनमार्क ने क्या बोला पता है, लॉस एंड डैमेज के लिए हम इतना इतना पैसा देते हैं आपको। तो डेनमार्क ने तो बहुत साहसिन वाला काम, बहुत साहस वाला काम किया है उस सेंस में देखा जाए तो। वो तो यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं किया है। इस चीज़ को करेक्ट कर लेना स्टूडेंट। टोमोको कोंडा फोर्ट, जो कि तुम्हारा गोलकोंडा ये तेलंगाना में है, जिसको यूनेस्को का जो तुम्हारा एशिया पैसिफिक अवार्ड भी दिया गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट अभी जो हाल फिलहाल का बात है ये। ड्राइंग ऑफ रिजर्वर बिहाइंड द मोसुल डैम एक्सपोज्ड 3400 ईयर ओल्ड सिटी इन इराक। इराक होना चाहिए, देखो तो 93 क्या है तुम्हारा, हाँ इराक होगा आंसर उसका। ये रिजर्वर जो ड्राई हो गया, रिजर्वर जानते हो जहाँ पानी होता है, वो ड्राई होने की वजह से जो सबसे 3000 साल से पुराना जो सिटी था वो तुमको दिख गया, एक्सपोज हो गया। और ये घटना कहाँ का है? इराक का है। त्योंगोंग तुम्हारा क्या है?
चाइनीज स्पेस स्टेशन है, ये जापानीज नहीं है, उसको ठीक कर लो। आगे देखो स्टूडेंट, 5G जो नेटवर्क होगा जानते हो, उसका बहुत फायदा होगा, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छा होगा, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी अच्छा होगा और नेटवर्क एफिशिएंसी भी अच्छा होगा, ये सही बात है। कर्तव्य पथ, पहले कौन सा पथ था बताओ? राजपथ था, उसी का नाम चेंज किया गया है। एक कर्तव्य पथ है तुम्हारा 3 किलोमीटर का सेरेमोनियल रोड है न्यू दिल्ली से, जो कि रेजिना हिल मतलब क्या है? राष्ट्रपति भवन, वहाँ से तुम्हारा जाएगा ये इंडिया गेट तक, ये 3 किलोमीटर का है ये तुम्हारा, इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। INS विक्रांत देखो, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस बिल्ट है, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा INS विक्रमादित्य भी था। विक्रमादित्य दूसरे कंट्री से असिस्ट करके हम बनाए थे, रसाई था शायद, रसाई था, बट ये हमारा INS विक्रांत हमारा खुद का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, समझे? ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वैगनर ग्रुप, देखो वैगनर ग्रुप अभी न्यूज़ में है, क्या बोल रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स का है ये? नो, वैगनर ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं होगा। हाँ, ये वैगनर ग्रुप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जरा चेक करो तो, मैं दिमाग से निकल गया, मैं कल देख रहा था इसके बारे में। देखो चेक करो तो वैगनर ग्रुप कहाँ का है, ये भी बहुत अभी न्यूज़ में रहा है। देखो चेक करो जल्दी फटाफट। मिला? जल्दी करो, चेक करो जल्दी 23 से। हाँ रसिया का, बिल्कुल अभी याद है। देखो अब देखो, ये रसिया पे आरोप लगा, बिल्कुल रसिया पे आरोप ये लगा है कि उन लोगों का जो पुलिस मिलिट्री है ना, पुतिन का अपना है, तो इसको लेके पूरा वर्ल्ड में क्रिटिसाइज हुआ कि पुतिन अपना ही मिलिट्री रखा है अपने लिए, वही वैगनर ग्रुप है, समझे? ये रसिया का है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील हैव ऑलमोस्ट कंपेरेबल। गलत बात है, कैसे कंपेरेबल हो सकता है? USA और इंडोनेशिया कोई लिंक ही नहीं है, पाकिस्तान कहीं नहीं है, अलग अलग पॉपुलेशन है सबका। नासा डॉट मिशन, नासा का जो डॉट मिशन था, बिल्कुल एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करने का बात था, क्योंकि एस्ट्रॉइड जो आता है पृथ्वी को खत्म भी कर सकता है ना, पृथ्वी को डैमेज पहुंचा सकता है, डैमेज पहुंचाने से पहले उसको डिफ्लेक्ट कर दो, ये नासा का मिशन है। दैट्स इट।